start today's session. Let's start with first some important questions. Fine. Very probable for coming in 2026. Okay. Yes. So these questions are related with both models, like OSI model and TCP models. Let's first start with the first question. Which is not a layer of TCP/IP model? हालांकि हमने नहीं किया TCP/IP मॉडल, मैंने अभी आपको बताना है, पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, उसके 4 लेयर्स के नेम बता दिए थे, तो यू कैन इजीली गेस. तो पहले मुझे बताओ शॉर्टकट नेम क्या था वो, हाउ टू रिमेंबर? हीटा. Yes, so you can remember 4 layers, name of the 4 layers by just remembering a word HITA, HITA. So H means host to network. होस्ट टू नेटवर्क, उन्होंने पूछा कौन सी लेयर नहीं है, होस्ट टू नेटवर्क लेयर है इसमें. हाँ, होस्ट टू NH2N भी हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, होस्ट टू नेटवर्क. देन इट्स अ इंटरनेट लेयर, इंटरनेट. और बाकी 2 लेयर्स है बड़ी टेकन फ्रॉम द अर्लियर मॉडल, OSI से ली हुई हैं 2 मॉडल्स. तो बताओ इसका आंसर क्या है? नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ TCP/IP मॉडल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने आपको समझाया था, ये VIT में डेफिनेटली आता है. ठीक है, एक क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे. दिस इज बेस्ड ऑन द पैरिटी बिट. अभी समझाया था कि पैरिटी बिट क्या होती है, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ जो क्लास में नहीं है. पैरिटी बिट क्या होती है? एक्स्ट्रा बिट होती है विच इज एडेड विद डेटा टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इवन और ऑड. रिमेंबर, लिसन अगेन, it's an extra bit added with data to make total number of ones even or odd. If you make even number of ones, then it's called even parity. If you make odd number of ones, then it's called odd parity. So it's depends on you कि कौन सी parity select करनी है आपने, odd parity select करनी है या even parity select करनी है. वो आपको दिया होगा, उसके हिसाब से आपको एक बिट एक्स्ट्रा जोड़नी है, एक सिंगल बिट जोड़नी है to make number of ones even or odd. Getting my point? So now you can solve this question. Let a code, ये डेटा होता है हमारा, कोई डेटा गिवन है, इसमें क्या लगाई हमने? इवन पैरिटी लगाई. तो बताओ जो रिजल्टेंट कोड होगा, जो पैरिटी के बाद होगा, तो उसका आंसर क्या होगा? ओके, कैसे करना है सॉल्व? पहले फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ वंस. नंबर ऑफ वंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8. ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? इवन. लेकिन लगानी तो आपको एक एक्स्ट्रा बिट है. अगर आप 1 लगाओगे तो फिर तो ऑड हो जाएंगे वो. तो आपने तो आपने क्या लगानी है? 0 लगानी है, सो दैट नंबर ऑफ वंस क्या रहे? इवन ही रहे. सो दैट इज द आंसर. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, सो गॉट इट. एक नंबर, एक क्वेश्चन पक्का कर दिया मैंने VIT में आपका, और PU में तो डेफिनेशन वाला आता है, और VIT में थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का आता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. अगेन सब बेस्ड ऑन CRC मेथड पे बेस्ड है. CRC की फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आपको बता दिया मैंने. साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ये मेथड होता है जिसमें n नंबर्स ऑफ एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं. सबसे पॉपुलर मेथड होता है ये. ठीक है, BCA में आपने पढ़ा भी होगा, उसको डिटेल में रिमाइंडर निकालना होता है, इसका कुछ डिवाइजर निकालना होता है. तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा क्वेश्चन, ये समझाता हूँ मैं आपको. इफ द लेंथ ऑफ अ फ्रेम इज 12 बिट्स, इसमें एक फ्रेम होता है हमारा 12 बिट्स का, then how many redundant bits will be used in a Hamming code? कितनी उसमें redundant bits होंगी? इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं बता देता हूँ आपको. redundant bits कैलकुलेट करना या parity bits कैलकुलेट करना, उसका एक फार्मूला होता है. so that is 2 की पावर p should be greater than equal to m plus n plus 1. एक ये फार्मूला होता है इसमें. ठीक है, m प्लस p प्लस 1, m प्लस p प्लस 1. मैं दोबारा से लिख देता हूं फार्मूला इसका दोबारा से फार्मूला लिख देता हूं कि कोई हमारा डेटा या फ्रेम 12 बिट्स का है ना, तो उसके लिए कितनी एक्स्ट्रा बिट लगानी पड़ेगी? जैसे मैंने बोला कि जितनी भी सारी मेथड है, चाहे वो पैरिटी बिट मेथड है, चाहे CRC है, चाहे हैमिंग कोड है, इसमें हमें एक्स्ट्रा बिट लगानी पड़ती है डेटा के साथ. जैसे आप व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करते हो, हाय, जरा चेक करना उस मैसेज का साइज पता क्या हो जाता है? उसका साइज 1 KB 2 KB बन जाता है, हजारों बिट्स बन जाती हैं उसके अंदर. तुम तो कह रहे हो हाई लिखा है मैंने, हाई में कितनी बिट्स होंगी? 128 बिट्स होंगी. तो बाकी बिट्स कहाँ से ऐड हो गई? वो इसलिए ऐड हो गई, कुछ एरर
कुछ सिक्योरिटी बिट्स होती हैं, कुछ एनक्रिप्शन बिट्स होती हैं। तो ऐसे मिलके एक सिंपल हाई मैसेज का साइज भी 1 KB का हो जाता है। तो वो पूछा है कि एक्स्ट्रा बिट कितनी लगेंगी, ठीक है। तो फार्मूला था मेरा, बोलो क्या फार्मूला था, 2 की पावर p, जो p मीन्स पैरिटी बिट ग्रेटर देन इक्वल टू m मीन्स डेटा फ्रेम प्लस p प्लस 1। अब जस्ट पुट करते जाओ, m क्या है इसमें, m है 12, p क्या है, p आपने निकालना है भाई, फार्मूला पुट करके निकालना है। p मीन्स पैरिटी बिट, रिडंडेंट बिट्स, वो आपको ट्राई हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। प्लस 1 कांस्टेंट हो गया, ओके। नाउ इसको m हम पहले पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू पुट की, तो बताओ क्या इक्वेशन बनी हमारी इक्वेशन बनी 2 की पावर p ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस p प्लस 1। नाउ यूज हिट एंड ट्राई मेथड। पहले मान लो p की वैल्यू ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, पहले जस्ट टेक p की वैल्यू 3 लिया, तो जस्ट टेल मी p की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8। क्या 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 3 15 प्लस, क्या ये सही है, नो नहीं सही है, तो नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ। अब p की वैल्यू 4 ले लो आप, तो 4 लिया तो क्या आया 16 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया 12 प्लस 4 प्लस 1। ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो अब इसके बाद क्या आएगा आंसर 5, तो आंसर विल बी 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये फार्मूला लिख लो, पता क्या, देखो थ्योरी में करा दूंगा, पर ये जो मेन क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूँ आप ये करोगे ना तो ज़्यादा आपको हाई, ये मेन क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, सब पे चलेगा, सब पे चलता है, सब पे चलता है, ठीक है। सो नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आ गया हमारे पास, व्हाट इज विल बी द जनरेटर कोड फॉर पॉलिनोमियल। इसका बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी आएगा पक्का वीआईटी में। जनरेटर कोड इसका निकालना सिखाता हूँ, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यही समझा दूंगा आपको। जैसे फार्मूला आपको याद करा दिया मैंने कि वो फार्मूला याद कर लो, और इसका जनरेटर निकालना याद कर, या कैसे निकालते हैं देखो। ये क्या हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इस तरह का पॉलिनोमियल x की पावर 5 क्या गिवन है हमें, x की पावर 5 बोलो प्लस x की पावर 2 प्लस x, ओके। क्योंकि ये नाम ही इसका CRC है, साइक्लिक, ये बेस्ड ऑन द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, क्या खास बात होती है, उनकी पावर n से लेके कांस्टेंट तक जाती है, n से लेके कांस्टेंट 1 तक जाती है, उसे कहते हैं पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा हो, ओके। तो इसको हम पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, x की पावर 5 से, फिर उसके बाद क्या आएगा, x की पावर, एक पावर कम करते जाओ उसकी, x की पावर 4, फिर क्या आना चाहिए बोलो, x की पावर 3, फिर क्या आना चाहिए, x की पावर 1 या x, और प्लस कांस्टेंट आना चाहिए, फिर आना चाहिए c मीन्स कांस्टेंट। बस अब आपने सिर्फ कॉफिशिएंट लेने हैं, जहां जहां ये टर्म्स हैं वो 1 होती हैं, जो टर्म्स नहीं है वो 0 होती हैं, तो आंसर आ गया आपका। तो x की पावर 5 गिवन है ना इसमें, है ना x की पावर 5, तो क्या लगाया नीचे, x की पावर 4 है इसमें, नहीं 0 लगा दो, जैसे हम वो करते थे बाइनरी टू, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। x की पावर 3 है इसमें, नहीं 0 लगा दो। x की पावर 2 है, टर्म है x की पावर 2 वाली, 1 लगा दो। x की पावर 1 भी है, और कांस्टेंट नहीं है कोई साथ में, कांस्टेंट होता तो प्लस 1 ऐसे होता, प्लस 1 होता, तो उसकी जगह 0 लगा दो, तो ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल। हाँ ये सिर्फ CRC में चलता है। इसका मेथड होता है ये कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं कि बिट्स चेंज हुई नहीं हुई, है ना। तो इसका एक तरीका होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे मेथड होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी एक डिवीजन मेथड होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई वैल्यू चेंज हुई नहीं हुई। तो डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर मिलता है ना, रिमाइंडर की हेल्प से हम ये पता लगा लेते हैं कि उसमें कुछ तुम चेंज करोगे बिट में, तो रिमाइंडर में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर के अकॉर्डिंग हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें कोई एरर चेंज हुआ है या नहीं। ये डिटेल में मेथड है, मैं कराऊंगा, टाइम मिला तो मैं तुम्हें करा दूंगा सॉल्व करके भी कैसे निकालते हैं, पर पहले फिलहाल ये आपको सबके नाम आने चाहिए। अब ये आ गया आपको निकालना, इवन पैरिटी भी निकालनी आ गई, ठीक है। ये एक फार्मूला आ गया, रिडंडेंट बिट्स का फिक्स फार्मूला है 2 की पावर n, और ये तो बहुत ईजी है,
ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। लेट m बी द लेंथ ऑफ द फ्रेम। ये मैं आपको जब हम CRC करेंगे तभी कराऊंगा आपको, क्योंकि ये फिर डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, ये हम कर चुके थे। सो हम नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम TCP/IP मॉडल। लेट्स सी। ये हमारा हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, कम्युनिकेशन मॉड, OSI मॉडल की लेयर्स। दिस इज डन, ये हो चुका था हमारा। ये 4 मेथड हो गए थे हमारे, ठीक है। एंड देन नेटवर्क लेयर भी कर लिया था हमने, और ट्रांसपोर्ट लेयर भी कर लिया। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसमें एक IP प्रोटोकॉल है, उसको डिटेल में करना है। IP प्रोटोकॉल, IP क्लासेस डिटेल में करनी है। TCP बताया था मैंने आपको, सेशन लेयर भी बता दिया। 3 काम होते हैं सेशन लेयर के: परफॉर्म, डायलॉग कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है ये लिख लो आप, बता देता हूँ मैं आपको। VIT के लिए बता देता हूँ, ये VIT के लिए। हालांकि बाकी सब चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं। सिंक्रोनाइजेशन क्या काम करती है, जैसे हमने बताया था कि इस लाइक का हम कोई अपना लगेज ट्रांसफ़र करते हैं, कोई वेजिटेबल फ्रूट्स आती हैं हमारी किसी दूसरी स्टेट से। इट्स वेरी सिमिलर कि जैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क्स में, ठीक है। अब मान लो क्या होता है कि एक ट्रक चला, एप्पल का ट्रक शिमला से चला। भाई ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी है उसकी रास्ते में वो पंक्चर हो जाए, बिल्कुल ऐसे पॉसिबिलिटी है कि ट्रक रास्ते में पंक्चर हो जाए, या जो बिट हमारी जो ट्रैवल कर रही है वो कहीं पे डैमेज हो जाए, इन बिटवीन ट्रक पंक्चर हो गया। अब 2 ऑप्शंस हैं, देखो 2 ऑप्शंस हैं। या तो ट्रक, एक नया ट्रक शिमला से चले दोबारा से एप्पल का, वो चंडीगढ़ आए, या फिर वो उसी ट्रक को रिपेयर करके उसी पॉइंट से दोबारा से शिमला चंडीगढ़ आए। सो दिस इज द डन बाय सिंक्रोनाइजेशन। तो ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि जो बिट जहां लॉस्ट हुई है उसकी जर्नी उसी पॉइंट से स्टार्ट होगी। सो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और टोकन मैनेजमेंट तो पता ही आपको, टोकन जिसके हाथ में टोकन होगा उसकी टर्न है, वो पहले जाएगा। डायलॉग कंट्रोल होता है कि आपस में डिसाइड करते हैं, कौन पोलिंग करते हैं, कौन किसकी बारी पहले आएगी। सो ये सब चीजें क्या होती हैं, सेशन में होती हैं। सर अगर जहां पर हमारी बिट खराब होगी, हाँ, डाटा खराब हो गया, अगर हम उसको दोबारा से रीसेट करते हैं तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? वो देखो वो भी पॉसिबिलिटी होती है अगर वो रिकवर ना होता है, लेकिन ये जो लेयर है ये सिंक कर देती है, सिंक्रोनाइजेशन उसी को वही पॉइंट से आगे ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। राउटर्स लगे होते हैं, राउटर से कॉपी उठा लेती है और उसी पॉइंट से आगे ट्रांसफर कर देती है। गॉट इट? ये मान के चलो ना कि जो बिट डैमेज होगी वो इन बिटवीन नहीं होती, वो किसी राउटर पे ही होती है, ठीक है। जैसे ट्रक है मान लो, वो तो कहीं भी बीच में डैमेज हो जाता है, लेकिन जो बिट होगी वो राउटर के अंदर ही के पास ही डैमेज हो गई, ठीक है। तो उसी से कॉपी करके हम भेज देते हैं। नेक्स्ट था हमारा प्रेजेंटेशन लेयर कर लिया था हमने, एप्लीकेशन लेयर कर ली थी। सारे के सारे प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म आपको आ गई, HTTP, SMTP, FTP, टेलनेट, ये मैंने कर लिया था, डिस्कस कर लिया था सारा आपको। ये हमने डिस्कस कर चुके थे। ये भी आपको ऑलमोस्ट सारे सब कुछ क्वेश्चन डन है। ये सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है, ARPANET। पोर्ट नंबर ऑफ पॉप, ये याद कर लो, पोर्ट नंबर से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, सभी के पोर्ट्स नंबर करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जब हम ईमेल करेंगे, ईमेल में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, तो उसका पोर्ट नंबर इज 110। यहाँ पर पोर्ट नंबर का मतलब क्या है? जहाँ पर डाटा सेंड करना है। हाँ, जिस पोर्ट पे, जैसे हमारे पीछे CPU के पीछे बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते हैं, ठीक है ना, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, USB पोर्ट। तो ऐसे ही जब इंटरनेट में भी बहुत सारे सर्विसेज के पोर्ट नंबर दिए होते हैं, जो वो उसी पे आइडेंटिफाई, उसी पे डाटा जाता है जिसपे, ओके। पोर्ट क्या होता है, जहाँ डाटा एक पर्टिकुलर जगह पे एक्यूमुलेट होता है, उसे पोर्ट कहते हैं। तो हर एक सर्विस के लिए इंटरनेट में पोर्ट बने होते हैं, HTTP का भी है, FTP का भी है, POP का भी है। तो सबके नंबर याद करने पड़ेंगे आपको। कितने हैं? 6-7 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद विच लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर, एप्लीकेशन लेयर। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। ARPANET स्टैंड फॉर, डेफिनेशन आपको बताई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ OSI मॉडल? 7। TCP में 4। हब क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस है। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ब्राउजिंग डाटा, ब्राउजिंग के लिए डाटा हम
HTTP, हम इंटरनेट किस लिए यूज़ करते हैं? HTTP के साथ। वेब पेजेस, वेबसाइट कैसे, किसके, कौन से प्रोटोकॉल से खुलती है? HTTP। POP stands for Post Office Protocols. OSI stand for Open System Interconnection, which is required. Which of the following is required to host websites? वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए, होस्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चाहिए आपको? वेब ब्राउजर चाहिए। एक लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर्स भी याद करके जाना और लिस्ट ऑफ सर्च इंजन भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आस्क, गूगल, याहू, ये सब क्या, ये सर्च इंजन है हमारे। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, ऑल दीज आर ब्राउजर्स। तो ये आप थोड़ा सा एक लिस्ट। नेक्स्ट वन, ओके, नाउ कम्स टू दूसरे मॉडल पे आते हैं, TCP/IP मॉडल पे। सो TCP/IP मॉडल का मैंने थोड़ा सा बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि इसकी कैसे ये डेवलप हुआ। तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कुछ एक प्रोजेक्ट बनाया था अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उसका नाम दिया उन्होंने ARPANET, विच इज़ कॉल्ड फादर ऑफ ऑल नेटवर्क्स। सो दिस इज द फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। Soon it became very popular. Then local peoples requested the government to make it available for the general public. Fine. So then there is a need of change of infrastructure. Then radio waves are added. Fine. So that changed architecture of ARPANET became TCP/IP. Okay. समझा की कहानी क्या है? दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। ARPANET बनाया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को जोड़ने के लिए, यूजिंग लीज टेलीफोन लाइंस, कि टेलीफोन लाइंस से जोड़ेंगे इसको। फिर पब्लिक कहने लगी कि हमें भी जोड़ो भाई, तो जो उनको भी अवेलेबल बना दिया गवर्नमेंट ने कि जनरल पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल होगा, प्राइवेट कंपनीज के लिए भी एक्सेसिबल होगा। बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा, टेलीफोन लाइंस इतनी नहीं पॉसिबल थी, तो दे हैव एडिड रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स को ऐड करने के लिए कुछ चेंज करना पड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो नया मॉडल बना, इट्स नेम्ड TCP/IP। तो मतलब है तो कंप्लीटली डिफरेंट ARPANET से। बिल्कुल, ARPANET से बिल्कुल डिफरेंट है। ओरिजिन किसका है? TCP इज, बिल्कुल आइडिया वहीं से आया, ARPANET से आया। ARPANET तो लीज टेलीफोन लाइंस पे था, वो टोटल चला गया रेडियो वेव्स पे चला गया। तो दैट्स ठीक है। तो दिस बिकेम्स TCP/IP। दो इसमें प्रोटोकॉल्स हैं। TCP हमने पढ़ चुके हैं, IP भी पढ़ चुके हैं। 80% काम IP करता है, 20% काम TCP करता है। तो पूरा इंटरनेट दो पिलर्स पे स्टैंड करता है, टिका हुआ है। वन इज TCP, सेकंड इज IP। ओके, हाँ जी। सो इट हैज 4 लेयर्स, 4 लेयर्स हो गई। होस्ट टू नेटवर्क लेयर। होस्ट टू नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इसका काम होता है जो पहले OSI में जो पहले 3 लेयर्स काम करती हैं, रॉ बिट्स को करना, उसको फ्रेमिंग करना और नेटवर्क लेयर पे डालना, वो सारी की सारा काम, तीनों काम एक लेयर कर देती है। ये रॉ बिट्स उठाती है और नेटवर्क लेयर पे डाल देती है, पैकेट्स को नेटवर्क लेयर पे इंजेक्ट कर देती है। सो तीनों लेयर का काम ये करती है। ठीक है, OSI की पहले तीनों एक के लिए करती है और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, ना कोई और क्वेश्चन इसमें आता। नाउ इंटरनेट लेयर मेन लेयर है इसके अंदर। इंटरनेट इज अ बैकबोन ऑफ दिस मॉडल। ठीक है, इट्स अ सिमिलर लाइक नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब आगे जो इंटरनेट नेटवर्क लेयर काम करती थी OSI में, इसमें हमारी इंटरनेट लेयर काम करती है। ओके, सो इट अलाउज पैकेट्स टू ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिस्टम इंडिपेंडेंटली। कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। IP इज अ कनेक्शनलेस। जो अब क्या होता है, जो पैकेट ट्रेवल करता है, पैकेट एक उसका एक हेडर होता है, उसे हम हेडर कहते हैं पैकेट का। तो IP के पैकेट का हेडर का जो साइज है दैट इज 20 बाइट्स। तो एक कुछ साइज आपने जरूर याद करने हैं, साइज जरूर याद करने हैं। जैसे मैक एड्रेस कितने बाइट्स का होता था? 48 बाइट पूछा है मैंने, बाइट। हाँ, सो मैक एड्रेस 8 बाइट्स का होता है, 6 बाइट का होता है, 6 बाइट का। और IP हेडर कितने बाइट्स का होता है? 20 बाइट्स का। मैंने क्या बोला अभी, जो पैकेट होता है, जो पैकेट ट्रांसमिट करते हैं, डेटा तो पैकेट में होता है ना। तो जैसे बस होती है हमारी, बस के आगे लिखा होता है पूरा रूट का लिखा होता है कि ISBT 17 टू पंचकूला, उसके सारे वाया रूट लिखे होते हैं। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन किस राउटर के थ्रू जा रही है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, बिल्कुल वो सारा किस में होता है? हेडर में होता है। बिल्कुल मेटा।
तो उसके लिए उसका हेडर बना होता है, उसका साइज होता है 20 बाइट्स। तो 20 बाइट्स में सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है हमें अबाउट दैट डाटा। नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर में एक फर्क है इसमें, रेस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेम, बट एक बेसिक डिफरेंस टीसीपी आईपी में और ओएसआई मॉडल में एक क्वेश्चन आ सकता है कि टीसीपी में ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, वन इज टीसीपी एंड सेकेंड इज यूडीपी। ओएसआई में यूडीपी नाम की चीज नहीं होती। नाउ व्हाट इज यूडीपी? यूडीपी इज अ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म क्या यूडीपी की? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बेसिकली है तो ये टीसीपी की तरह है, बट यूडीपी इज यूज फॉर, इट्स अ कनेक्शन लेस, और थोड़े लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू टीसीपी। टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, इज अ रिलायबल। ओके, so that's the function of UDP is clearly written. It's a connectionless, uses datagram protocol used for long distance and to transmit video and audio type data, where if some loss of data does not cause much difference. Okay, अब ऑडियो है, सॉन्ग है, उसमें कोई म्यूजिक बास बूस्ट कुछ लॉस भी हो गया या वीडियो में कुछ फ्रेम लॉस भी हो गया, स्टिल कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप टेक्स्ट सेंड कर रहे हो, मेरा बैंक अकाउंट नंबर है या कोई मैसेज है, उसमें जीरो भी उड़ गया एक, इट विल कॉज अ डिजास्टर। फाइन। लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर। सो सी, देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि बच्चे इसका माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ऑडियो वीडियो में क्यों हम यूडीपी यूज करते हैं और टेक्स्ट वगैरह में हम क्यों टीसीपी यूज करते हैं? टेक्स्ट क्यों नहीं बियर कर सकता कि उसमें कुछ लॉस हो जाए? बिकॉज टेक्स्ट में तो नंबर भी होते हैं। अगर एक नंबर डिलीट हो गया आपका, वो आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर 340 है, अगर वो 34 दिखा रहा है आपको, इट्स अ टोटली डिजास्टर, तो टोटली डाटा लॉस हो गया ना हमारा, इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग हो गई। ऑडियो में क्या, एक साउंड है, साउंड में अगर मान लो अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है, कोई स्टूडियो लॉस हो गया, मिस हो गया, स्टिल यू कैन लिसन द सॉन्ग की सॉन्ग चल रहा है। क्या फर्क पड़ता है उसको क्वालिटी का? 4-5 बिट्स या बाइट्स फ्रेम लॉस्ट भी हो जाए, तो दिस इज द फर्क। एप्लीकेशन लेयर, इट्स वेरी सिमिलर टू ओएसआई मॉडल। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये इनके नाम याद होने चाहिए आपको। डीएचसीपी क्या होता है? डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, लिख लो, डीएचसीपी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपके मोबाइल्स में भी यूज होता है। ये डायनेमिक होस्ट ये होता है जैसे हमारे मोबाइल्स में रोमिंग होती है। रोमिंग होता है कि हमारे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो जब हम एक अपने मोबाइल को एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है तो उसका सर्विस प्रोवाइडर भी चेंज हो जाता है। मान लो यहाँ पे वोडाफोन है, आइडिया है, तो पहले क्या होता था, पहले हमें मैनुअली अपना वो प्रोवाइडर सेट करना होता था मोबाइल में, उसको ओपन करके तब हमारा मोबाइल चलता था, नहीं दूसरे एरिया में हमारा मोबाइल नहीं चलता था, नेटवर्क लॉस हो जाता था, नेटवर्क नॉट फाउंड आ जाता था। ऐसे ही जब हमारा पैकेट एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ पे भी ऐसा इशू आता था पहले, बट थैंक्स टू डीएचसीपी नाउ, अब आप आपके मोबाइल में आप जा रहे हो, जैसे दिल्ली पहुँचोगे वहाँ एयरटेल ऑटोमेटिकली आपका डिटेक्ट हो जाएगा और आपका जो मोबाइल है वो एयरटेल पे स्विच हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज डन डायनेमिकली बाय डीएचसीपी, जो राउटर्स को, पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ लो, इसकी ज़्यादा नहीं इतना डिटेल में, मैंने वो तो मोबाइल के बारे में समझा दिया मैंने आपको। फुल फॉर्म क्या है इसकी? फुल फॉर्म पढ़ लो इसकी, फुल फॉर्म बोलो। हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैम बाद में कॉल करूँ, मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है। सो फुल फॉर्म इज डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, रिमोट होस्ट को कॉन्फ़िगर कर देता है। समझ आ गया? जैसे हमारे मोबाइल आप लेके जा रहे हो, अभी मोबाइल में क्या कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आ रहा है आपका, किसके सिंबल आ रहे हैं, मान लो आपके पास जियो का है, अब जैसे ही आप हरियाणा में जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि जियो हरियाणा में भी चले, इजंट इट? पहले क्या होता था, हमें उसको मैनुअली सेट करना होता था, नेटवर्क ऑपरेटर को ढूंढना होता था,
ठीक है, तब जाके हमारा मोबाइल चलता था। वो आपकी जनरेशन में नहीं देखा, पर मैंने अपनी जनरेशन में देखा है। जब भी मेरा फ़ोन अंबाला जाता था चंडीगढ़ से, मुझे दोबारा से सेट करना पड़ता था, अपना नेटवर्क ऑपरेटर ढूंढना पड़ता था, तब वो चलता था, साथ में रोमिंग लगती थी। ठीक है, अब वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप जाओगे वो ऑटोमेटिकली चेंज करता जाएगा। मान लो आप मुंबई गए हो तो कितनी बार आपका सर्विस प्रोवाइडर चेंज हुआ होगा, आपको मैसेज भी आया होगा, चेक कर लेना अपने मोबाइल पे कि नाउ आप राजस्थान में एंटर करके नाउ वेलकम टू वोडाफोन, वेलकम टू एयरटेल, वेलकम टू लाइक दिस, बहुत सारे मैसेज भी आते हैं आपको। सो रिमोट टर्मिनल्स पे कॉन्फ़िगर करता है ये। वो जिसका है वो नहीं चेंज होगा, जिसका ऑपरेटर एक ही है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ बताओ। सर जैसे आपने कहा ना कि यहाँ से अंबाला चले गए, हाँ, यहाँ के जियो की सिग्नल खत्म होगी, वहाँ जाके एयरटेल के पकड़ लिया। बिल्कुल। पर है तो सिम जियो का, तो वो एयरटेल कैसे पकड़ लेगा? एयरटेल का नहीं पकड़ता। वो क्या करता है कि रहता आपका सिम वहीं पे है, बट वो रोमिंग के हिसाब से आपको वो उसके कनेक्टिविटी बन जाती है उसकी। ठीक है, आप चेक करना वो आपका, हाँ, दूसरे नेटवर्क्स में हाँ रहेगा वो उनकी कनेक्टिविटी आपस में होती है ना, इससे आपस में कनेक्टिविटी होती है भाई। ओके, हाँ, जब वो जियो वाला यहाँ आएगा चंडीगढ़ में तो वो वोडाफोन उसको सपोर्ट करेगा। अगर आप जाओगे तो अब क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट डायनेमिक मींस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, कॉन्फ़िगर कर देता है, आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है पैकेट्स को। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, और SNM सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हम एप्लीकेशन लेयर पे यूज करते हैं। इनके नाम आगे दिए भी होंगे, ये देखो इनके नाम भी दिए होंगे आगे, आप पढ़ो ध्यान से। इट प्रोवाइड्स द एड्रेसेस टू द होस्ट। ठीक है, डायनेमिक जो चेंज होते रहते हैं, प्रोवाइड IP एड्रेसेस टू द होस्ट। DHCP यूजेस पोर्ट नंबर 67 एंड 68, इसका पोर्ट भी याद कर लो आप। DHCP का पोर्ट है 67 एंड 68। FTP बताया था मैंने आपको, इसका पोर्ट नंबर याद कर लो, पोर्ट नंबर इज 20। SMTP इज मेन प्रोटोकॉल फॉर द ईमेल इसके बिना नहीं चलती, एंड इसका पोर्ट है 25 पॉपुलर है, 586 छोड़ दो, 587। बेटा लिखते जाओ पोर्ट सबके, वो तो पता कि सारा क्वेश्चन नजर नहीं आते, वो कहाँ कितनी PP कितने क्वेश्चन क्यों पढ़ोगे आप, जब मैं मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको वो पढ़ने हैं आपने। NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, बिल्कुल सारे प्रोटोकॉल्स हैं, एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं। एप्लीकेशन में TCP/IP में कि OSI? TCP में, और इसका पोर्ट है 2049। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, NFS छोड़ दो, उसका पोर्ट नंबर कभी नहीं आया। SNMP नेटवर्क सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट है 161 एंड 162। मोस्टली ये सब इनकी फुल फॉर्म आती है और पोर्ट्स आते हैं, बस दैट्स ऑल। पोर्ट्स नंबर और फुल फॉर्म आनी चाहिए आपको VIT में। चलेंगे नेक्स्ट। सम अदर कुछ और वैसे हम कर चुके हैं, इनको भी इनकी फुल फॉर्म भी है। टेलनेट बता चुका हूं मैं आपको। ये एक सर्विस होती है, विच इसको हम कहते हैं रिमोट लॉगिंग। नो, व्हाट इज रिमोट लॉगिंग? रिमोट लॉगिन क्या होता है? क्या सर्विस होती है इंटरनेट की? टेलनेट क्या देता है आपको?
मान लो, भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मान लो आपके 2 ऑफिस हैं, चंडीगढ़ में भी है, मुंबई में भी है, कि यहाँ सिस्टम है कि वहाँ सिस्टम है, वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो वहाँ के सेल्समैन ने जो डाटा फीड किया, अपने चंडीगढ़, आप ऑनर हो, अपने चंडीगढ़ के सिस्टम पे देखना है, तो आप टेलनेट की सर्विस लो इंटरनेट में जाके, तो वहाँ का जो डाटा होगा आपके उस सिस्टम का सारा, मीन्स यू कैन लॉग इन टू दैट सिस्टम बाय सिटिंग इन चंडीगढ़। सो दैट इज डन यूजिंग रिमोट लॉग इन फैसिलिटीज। SSH यूज होती है, वो भी इसी पे बेस्ड वो इसी बेस होती है, बिल्कुल शेल का एक्सेस देता है। बिल्कुल। माइम, माइम थोड़ा डिफरेंट है। माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल, नाम से क्लियर है, मेल। ये ईमेल में जो हम अटैचमेंट सेंड करते हैं, तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल होता है, अटैचमेंट्स के लिए। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल, मल्टीपर्पज मीन्स जो ऑडियो अटैचमेंट्स हैं, वीडियो अटैचमेंट्स हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज अ मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन ईमेल। ईमेल क्या होता है? ईमेल, सबसे पहले ईमेल जब हमें आती है तो हमारे आईएसपी के पास आती है। व्हाट इज आईएसपी, क्या होता है बताओ मुझे? आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका आपने कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है? तो उसके मेल बॉक्स पे आती है सारी मेल्स, उसके मेल बॉक्स से फिर पॉप आपके अपने इनबॉक्स में लेके आता है इसको बस सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हमारे जो लेटर्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, डाकखाने के जो लेटर्स होते हैं, सबसे पहले चंडीगढ़ के मेन हेड ऑफिस में आते हैं सारे लेटर्स। उस हेड ऑफिस से फिर छोटे छोटे स्मॉल पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है? तो वो काम करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। वहां से फिर आपके जो पोस्ट ऑफिस के बंदा, पोस्टमैन, आपके घर में लेटर देके जाता है। इट्स लाइक दैट। तो ऐसे सबसे पहले मेल हमारी आईएसपी के इनबॉक्स में आएगी, वहां से हमारे पास आती है। दिस इज डन यूजिंग पोस्ट ऑफिस। और आईएसपी के पास फिर उसके बाद आपके पास इनबॉक्स के पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेन होता है कि कैसे मेल सेंड करोगे, कैसे मेल राइट करना है, ठीक है? ड्राफ्ट करनी है, सेंड करना है, ये सब कुछ ये करता है। डोमेन नेम सिस्टम है, डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको हमें सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करता है, उनको नंबर होते हैं डीएनएस। एक आईपी नंबर से हर एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करते हैं हम, उसको कहते हैं यूआरएल, ठीक है? अब हम नंबर कैसे याद करें? जैसे मैं बताता हूँ, याहू का, मान लो एक मेरी वेबसाइट का नंबर है yahoo.com है या google.com, उसका नंबर है 162.190.111.1। अब ऐसे कैसे याद करोगे? कितने याद कर लोगे आप वेबसाइट के एड्रेस? तो डीएनएस क्या करता है, उसको एक नेम दे देता है कि ये yahoo.com है या google.com है। बस आपको ये याद रखना है, डीएनएस उसको, उस नेम को इसमें कन्वर्ट कर देगा आपके आईपी एड्रेस पे। सो दैट्स डन बाय द डीएनएस। एंड एफटीपी मैंने जैसे बताया कि जैसे एचटीटीपी होता है, एचटीटीपी में हम सारे मीडिया कंटेंट्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स देख सकते हैं। एफटीपी में हम एज अ फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। टेक्सचुअल जो डाटा होता है उसे अगर ट्रांसफर करना होता है, उसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या देखोगे आप? अगर बाय डाटा है मेरा, उसको एक फाइल बना के सेंड कर दो, ठीक है? तो दैट इज डन बाय फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। और एसएमटीपी है, वो सेम चीज का अल्टरनेटिव है। कौन सी? पॉप और एसएमटीपी। एसएमटीपी तो मेन काम होता है कि पहले उसको सेंड करना। एसएमटीपी क्या करती है? आपके सेंडर से आपके रिसीवर के वहां तक पहुंचा देगी आपको, उसके आगे उसके रिसीवर से आपके इनबॉक्स में कौन लेके आएगा? पोस्ट ऑफिस। रिसीवर और इनबॉक्स अलग है। हाँ, वो अलग है। कैसे? जैसे मेन, सुनो, मैंने यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को लेटर भेजा, मुंबई लेटर भेजा मैंने। अब यहाँ से लेटर मैंने राइट किया, फिर उसको मैं गया, उसमें डाला मैंने पोस्ट ऑफिस में, है ना? उन्होंने उसको निकाल के गाड़ी में ट्रांसमिट किया। ये सब कुछ काम कौन कर रहा है? एसएमटीपी कर रहा है। ये ट्रांसफर कर रहा है ना मेनली। वो ट्रांसफर करके मैं लेटर कहाँ गया? वो मुंबई के उस एरिया के पोस्ट ऑफिस में गया ना। ये काम किसने किया? एसएमटीपी ने। अब पोस्ट ऑफिस से उस बंदे के घर कौन लेके गया? पोस्ट ऑफिस, पीओपी। के कंटेक्स्ट में रिसीवर और इनबॉक्स क्या होगा? मतलब डिफरेंस क्या होगा? इनबॉक्स तो दो होते हैं इनबॉक्स। एक तो था आईएसपी का होता है सबसे पहले, इजंट इट? मान लो मेरा फोन स्विच ऑफ है, तूने मुझे मैसेज भेजा, बताओ मैसेज कहाँ है? वो कहाँ है मैसेज? वो हाँ, यस, आईएसपी के सर्वर पे आ गया। वो मेरा नंबर था, तो मेरा नंबर किस पे आ गया? अगर मैंने जियो का नंबर लिया हुआ तो मेरे जियो का या गूगल जो भी है उसके सर्वर पे आ गया, मेरे पास आ गया ना। अब जैसे मैंने ऑन किया मोबाइल फोन, वो मैसेज धड़ाधड़ फटाक से मेरे पास आ गया। ये करता है पॉप। और एक जो आईमैप होता है, आई मैप, वो कुछ काम उसका भी कुछ ऐसे होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आई मैप उसको आगे समझाऊंगा, पहले थोड़ा फिर डिटेल में चले जाएंगे।
आई मैप कुछ अलग सा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इस पे यस, इसकी 2 लाइनें फटाफट पढ़ लो आप। जीके के क्वेश्चन है ये। अगर आपका कोई और एंट्रेंस बचा हुआ है, कोई वीआईटी है, महाराष्ट्र हो चुका है आपका, पीयू है, तमिल कुछ और, अगर तमिलनाडु निम सेट है तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसे, एक क्वेश्चन जीके का आ जाता है। Yes, so internet, the first ever message sent over the internet was sent by computer scientist Windsurf, and the message was low. The first website was this. चलो ये तो नहीं आएगी इतनी, but www was invented by Tim Berners-Lee. ये तो पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, आपको पता ही होगा सब कुछ। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं हमारी। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स, दिन में भी एक क्वेश्चन इन वीआईटी कि इनमें से कौन सी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है या मैप नहीं है। ये ट्विटर आ गया, स्नैपचैट, ये स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, मैसेंजर हो गया, ये चाइना का कोई है कोई, हाँ बीज, और ये व्हाट्सएप हो गया। तो सारे ये ऐप्स हैं, ये सब एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क्स की। टिप ऑफ द डे, ये मैंने पहले बता चुका हूं आपको, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ये क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। 8 बाइट्स हो गई, तो हेक्साडेसिमल के लिए 4 हमें 4 बाइट 4 बिट्स ही चाहिए होती है, तो 1 बाइट में 2 हेक्साडेसिमल नंबर आ गए, तो 12 हेक्साडेसिमल। हाँ, ऐसे लाइक दिस। लाइक से कोई मान लो मेरा सिस्टम का एड्रेस है लाइक दिस 70AA1B6C279 लाइक दिस, ऐसे होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। कल समझाया था मैंने। हाँ, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है एड्रेस। ये केस स्टडी है, ये आप पढ़ लेना। अगर आपको एग्जैक्टली अगर एक चीज़ पता लगानी है कि मेरा व्हाट्सएप का मैसेज कैसे जाता है, तो पूरा पढ़ लेना एक चीज़, ठीक है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी लेयर क्या काम करती है, ठीक है। ये आपका केस स्टडी है, ठीक है, ये केस स्टडी है कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी आपके मैसेज को, ठीक है, हर एक लेयर का क्या काम होता है। बट ये देखो, वीडियो कॉल करते हो तो यूडीपी आ जाता है। अब भाई चाहे अब यूडीपी वीडियो कॉल में चाहे इतनी क्लियरिटी ना हो, साउंड में इतनी क्लियरिटी ना हो, फिर भी उसको मानते हैं सक्सेस है, ठीक है, लेकिन ट्रांसफर तो हो रहा है ना, बस। गूगल का अर्लियर नेम वाज गूगल। वीआईटी में आएगा ये क्वेश्चन पक्का, ये वीआईटी में आया था। हाँ, और वीआईटी में ये इसलिए आता है कि वीआईटी में गूगल बहुत आती है, प्लेसमेंट करती है, तो गूगल के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, गूगल का सीईओ, गूगल का नाम, यस, गूगल वीआईटी में आती है। तो वो डाल देते हैं ऐसा क्वेश्चन कि उस जो कंपनी टीसीएस के बारे में पूछ लेते हैं, वो विप्रो के बारे में पूछ लेते हैं कि विप्रो की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। हाँ, विप्रो की भी फुल फॉर्म है, ठीक है। वेस्टर्न इंडियन पेट्रो, कुछ वैसे ऑयल कंपनी थी पहले, ये वेस्टर्न इंडियन ऑयल कंपनी, हाँ, विप्रो। चलो बाद में देख लेना, क्लियर। नाउ दिस इज द डिफरेंस। एक क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस के दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे मैंने मेन बता दिया आपको डिफरेंस, फिर भी ठीक है।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया और इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यूजेस बोथ सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ, क्योंकि लेयर्स बहुत कम हो जाती है ना इसमें 4 लेयर्स हैं, इसमें 7 लेयर्स हैं। मेन डिफरेंस है इसमें जो मैंने यूडीपी बताया था आपको, यूडीपी वाला डिफरेंस मेन है उसमें, ठीक है। और किस में बेटर हिडन है, बेटर प्रोटोकॉल इसमें हिडन है, ये पहले आया ये बाद में आया, तो ये डिफरेंस है कुछ हमारा। उसको पढ़ते कि वजह उसका कोई काम ही नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कोई नई चीज़ बनानी होती है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी कुछ टेक्निकल चीज़ बनानी होती है, तो हम पहले उसका एक रेफरेंस बनाते हैं, और रेफरेंस में क्या होता है उसको एलोब्रेट करते हैं, ठीक है, कि भाई इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है मैक्सिमम लेयर्स की। अब उन्होंने मैक्सिमम लेयर्स बना दी, बट देखा कि प्रैक्टिकली ये तो गलत काम है, इतनी लेयर्स को मैनेज कौन करेगा। जैसे हमारा वाटर प्योरीफायर होता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता था, अर्ली टाइप के जो वाटर प्योरीफायर आते थे उसमें 11 स्टेजेस होते थे। मुझे खुद याद है एक्वा कंपनी का, उसमें 10 लेयर्स होती थी। आई बॉट दैट वाटर प्योरीफायर, और 2 महीने के बाद उसकी सर्विस मुझे करवानी पड़ती थी। हर तीसरे महीने बाद कोई ये पाइप, ये ट्यूब खत्म हो गई, क्योंकि 11 लेयर्स है, कोई ना कोई लेयर्स में कोई ना कोई काम तो होगा ना। सो फिर कैंट कंपनी आई, कैंट कंपनी ने 11 लेयर को 4 लेयर में, 6 लेयर में कर दिया। फिर हिंदुस्तान लीवर ने 4 लेयर्स में कर दिया वाटर प्योरीफायर। वो डैमेज होता नहीं, खराब ही नहीं होता वो। तो प्रैक्टिकली 7 लेयर्स का देखा उन्होंने मैक्सिमम, फिर टीसीपी में उन्होंने 4 लेयर्स बना दी। तो मतलब पहले होगा सही है, पहले रेफरेंस मॉडल पहले बनाइए, ठीक है ना, बट एग्जिस्टेंस में पहले कौन सा आया, टीसीपी आईपी आया। ठीक है, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो जैसे 12 कोर रूल्स थे, बस बिल्कुल। ज़्यादा लेयर्स भी नुकसानदायक होते हैं ना, अच्छा नहीं होता। हाँ, नाउ सेकंड इज अबाउट फिजिकल लेयर। आ गए हम, अब पहले फिजिकल लेयर में चल पड़े, हम डिटेल में पढ़ना है हमने फिजिकल मीडिया। सो इसमें आ गया हमारे पास पहले ट्रांसमिशन मीडिया। कल करने कर लो कि क्लास है। 2 मिनट बस मैं खत्म कर देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते ऐसे ट्रांसमिशन मीडिया पे। 2 टाइप के होते हैं, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होते हैं, गाइडेड मीडिया होते हैं जिनको अपनी मर्जी से ले डाउन कर सके। केबल मीडिया कोई कहते हैं, केबल मीडिया, यस, केबल मीडियम इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। अब एग्जैक्टली पूछोगे सर क्या होता है गाइडेड? गाइडेड मीन्स विच कैन बी लेड डाउन, लेड मीन्स बिछाना, लेड डाउन अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट। और हम वायर्स को ही अपनी मर्जी से बिछा सकते हैं ना, कि इस कमरे में आनी चाहिए, इस कमरे में नहीं आनी चाहिए, तो उसे कहते हैं गाइडेड मीडिया। जो अनगाइडेड मीडिया होता है उसे कहते हैं हमारा वायरलेस मीडिया, वायरलेस। अब वायरलेस में क्या होता है कि मान लो रेडियो वेव्स हैं, मान लो एयर है, सो कैन बी ब्लॉक एयर इन सम रूम, इन पर्टिकुलर रूम। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि इस रूम में तो एयर आए, उस रूम में एयर ना आए, उस रूम में सिग्नल ना आए? नो, आई कांट डू दैट। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अनगाइडेड मीडिया। मैं गाइड नहीं कर सकता। तो इसमें आ गया हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, स्ट्रिप लाइन। ये तो चलो ये इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, तो ये 3 चीजें हमारी अनगाइडेड में आ गई, मेनली जो रोल होता है इसमें, दो केबल्स मेनली यूज होती हैं। वन इज कोएक्सियल केबल, आज की डेट में कोएक्सियल केबल जो ऐसी होती है, जो डुअल टाइप की होती है हमारी, लाइक दिस। गॉट इट? समझा गया केबल? ये वाली ऐसी केबल, ठीक है, इसमें थिन कॉपर वायर होती है, थिक कॉपर वायर, ये कोएक्स केबल होती है। और दूसरा होता है रेडियो वेव्स। बस इनसे सारी दुनिया जो नेटवर्क है सारी इन पे, दोनों पे बेस्ड है। माइक्रोवेव्स पे लगा लो, माइक्रोवेव्स, दैट्स ऑल। जो 3 केबल्स पे पूरा इंटरनेट हमारा नेटवर्क बेस्ड है, कोएक्सियल केबल, रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स। ये ऑप्टिकल फाइबर में तो काम आती है वाईफाई ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर कोएक्स, ये ऑप्टिकल लगा दो, ऑप्टिकल फाइबर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था। ऑप्टिकल फाइबर्स का एडवांटेज क्या है कि ये सारे के सारे अंडरग्राउंड, जैसे अभी आपको पता है अपने ईरान में जो ये वॉर चल रहा है,
तो इसमें हमारे इंटरनेट, हाँ इसमें इंटरनेट का भी इशू आ गया था। इंटरनेट का भी इसमें इशू आ गया था कि इंटरनेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। वाई? बिकॉज जो अंडर वायर जो फाइबर केबल बिछाई हुई है अंडर वाटर, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी वायर्स अंडर वाटर हैं उतनी ओवर वाटर नहीं है। मोर वायर्स आर जो इंटरनेट की, और अंडर वाटर भी मैंने जो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था, तो उस पर भी डैमेज आने वाला था कि कहीं ईरान उनको भी डैमेज ना कर दे। हाँ, सो ये 4 केबल्स होती हैं मेन: ऑप्टिकल फाइबर्स, कोएक्स केबल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इनके ऊपर सारा इंटरनेट नेटवर्क बेस्ड होता है। सर तो जैसे ये हमारी ईथरनेट केबल है, हाँ। इसके अंदर हमारे 4 केबल्स इकट्ठी आती हैं, हाँ। वो कौन सी होती है? फाइबर केबल की ग्लास केबल? नहीं, अगर वो कोएक्सियल केबल है, ठीक है ना, फिर तो वो कॉपर वायर्स होती हैं, नहीं, कॉपर नहीं थी, वो फाइबर की जैसे फिर वो फाइबर केबल होती है। मल्टी मोड फाइबर केबल्स उन्हें बोलते हैं, मल्टी मोड फाइबर केबल, जो इसमें एक वायर में ही 4 पतली पतली 4 होती हैं, मल्टी मोड फाइबर केबल होती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल नहीं होती भाई, बिकॉज वो कॉपर की होती है और उसमें प्लास्टिक होता है, वो पानी में डालोगे डैमेज हो जाएगी। ठीक है, ओनली फाइबर ऑप्टिकल्स आर अलाउड इन अंडर वाटर। एक ग्लास केबल भी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वो इसके कहने, अंदर वो सिग्नल्स जाते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर होती है। वही तो कह रहा हूं। ऑप्टिकल फाइबर की होती है। ऑप्टिकल फाइबर होती हैं, 2 टाइप की आती हैं आजकल, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में आगे। ठीक है, जिसमें एक पाइप होता है, जिसमें एक वायर्स होती हैं अंदर, दोनों टाइप की होती हैं। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 अगर आप बस आज किस मिलते जुलते। सर क्लास उधर बस 1 मिनट, 1-2 क्वेश्चन अगर मुझे मिल जाए तो। वाली भी कौन की है? तो 3 से 4 है। ये देखो, हाँ, ये कह रहा था। ये तो सिंपल ट्विस्टेड पेयर है मेरे भाई। सर अभी आपने ये कहा 4 वाली ये 4 वाली उसमें भी आती है, फाइबर में भी आती है। फाइबर में क्या फर्क होता है? फाइबर में पता क्या होता है, कॉपर में कॉपर लोहे की टाइप की तरह वायर निकलेगी, यहाँ उसमें रेशे होते हैं, रेशियो होते हैं, हाँ ठीक है। वो टूटते नहीं ना, वो जुड़ते कहीं पे। ये तो आराम से ऐसे किया। सो दीज आर द ट्विस्टेड पेयर। सबसे लो क्वालिटी की सबसे सस्ती यही होती हैं, ठीक है, पर ये यूज नहीं होती, बहुत कम होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती हैं। ये भी 2 टाइप की होती है, कैट 3 एंड कैट 5। कैट 3 होता है जो टेलीफोन लाइन जो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की होती हैं, सिर्फ टेलीफोन उसके लिए यूज करते हैं। और कैट 5 आपके घर में अगर लैंडलाइन लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है, या उससे कनेक्शन लिया हुआ अपने टीवी से, तो पीसी से, तो कैट 5। कैट 5 डिजिटल होती है, कैट 3 एनालॉग होती है। ठीक है, कैट 3 पता देखा आपने? और आपके घर में जो टेलीफोन लगा हुआ, लैंडलाइन लगा हुआ पुराना टाइप का, उसमें ब्लैक से कलर की वायर आती थी, वो ना, वो ब्लैक से कलर की वायर लोग उसके बाहर बिछा के ऊपर कपड़े सिखाते थे। वो कैट 3 होती थी। वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, सिग्नल होते कुछ। ओके, देखो बस चलो कर देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन ढूंढ रहा था मैं। ये सर ये सब पढ़ के आना आप, मैं आपको इसको मेन क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी है। अगर आप एक चीज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेटर है कि आप जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ के रखो, रेडी करो नोट्स वगैरह से। ऑनलाइन के बच्चों को भी सेंड कर देना, वो शेयर। पीपीटी का खुल नहीं रही सही से। उसमें सर पीपीटी मैं दोबारा बोल के मुझे मैसेज कर, मैं तुझे दोबारा भेजता हूँ। मैं देखूं सर, सही वाली आ जाए। मैं सही वाली मंगवा के ना, मैं एक बार मैं चेक कर लूं बोल के, फिर देखो। फिर सही वाली तेरे में सही आ रही है तो हमारे भी हाँ मैं भी चेक कर रहा हूँ, सही बोल रही है। नहीं, नीचे 14 और 15 नीचे पेजेस है ब्रो, बी में देखो 47 कौन सा पेज बताइए।